नमस्कार दोस्तों। एशियन लिटरेरी सोसाइटी के नवरस 2021 के 9वें दिन में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे मध्य हैं मशहूर राइटर नीलम सक्सेना चंद्रा, जो आज अपनी एक कहानी बस एक बार फिर प्रस्तुत करेंगी। साथ में हमारे हैं एशियन लिटरेरी सोसाइटी की एडमिनिस्ट्रेटर अनीता चंद जी। मैं नीलम सक्सेना चंद्रा जी का संक्षिप्त परिचय आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। नीलम सक्सेना चंद्रा पेशे से इंजीनियर हैं। इन्हें लिखने के बिना जिंदगी अधूरी लगती है। आपके 5 उपन्यास, एक उपन्यासिका, 7 संग्रह, 32 काव्य संग्रह एवं 14 बच्चों की पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपको विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सुशोभित किया गया है। आपके लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 3 रिकॉर्ड्स हैं। नीलम को फोर्ब्स मैगजीन द्वारा 2014 में देश के 78 प्रख्यात लेखकों में नामित किया गया है। लेखन के अलावा इन्हें भ्रमण करना, एक्टिंग, एंकरिंग और खूब हंसने का शौक है। नीलम जी, आपका हार्दिक स्वागत है एएलएस के मंच पर। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी है इस मंच से जुड़ने की। और अनीता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इससे पहले नीलम जी अपनी कहानी स्टार्ट करें? हाँ बिल्कुल, मैं नवरस के बारे में कुछ आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। नमस्कार साथियों, मंच से जुड़े सभी साथियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। एशियन लिटरेरी सोसाइटी नवरस का आयोजन किया है और पिछले 9 दिन से हम हर दिन एक नया रस लेकर आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। जैसे नवरस दक्षिण एशिया में प्राचीन शास्त्रों के अनुसार नवरस मानवीय भावनाओं का प्रतीक है, जिसमें प्रेम, हास्य, करुणा, क्रोध, साहस, घृणा, आश्चर्य और शांत। आज जो है शांत रस हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। शांत रस क्या है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ कर देती हूँ। शांत रस भाव जो है निर्वेद यानी उदासीनता है। इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से विराग की होने पर परमात्मा से के वास्तविक रूप का ज्ञात होने मन को शांति मिलती है। ये शांत रस की उत्पत्ति करता है जहाँ न सुख न दुख द्वेष, मन सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता, मनुष्य वैराग्य को प्राप्त करता है। ऐसे में शांत रस की उत्पत्ति होती है। तो पटल से मंच से मैं नीलम चंद्रा जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आज वो यहाँ हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और अपनी बहुत ही खूबसूरत एक कहानी हमारे साथ हम यहाँ लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है बस एक बार। ये सिर्फ कहानी है, हमारा मिलना नहीं है। तो कहानी मैं नीलम जी से कहती हूँ कि बस एक बार कहानी की आप शुरुआत करें और हमारे दर्शक बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। आपका स्वागत है नीलम जी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज और अनीता। बहुत खुशी हुई आपसे जुड़कर और इस मंच से जुड़कर और दर्शकों से जुड़कर। तो पेश है मेरी कहानी बस एक बार। ये मेरे कहानी संग्रह रंग भरा तोहफा में से है और शुरुआत इसकी एक 4 लाइनर से है कि जीवन है एक सुहाना सफर, खिलते थे फूल डगर डगर। जीवन है एक सुहाना सफर, खिलते थे फूल डगर डगर। पवन ने बड़ी बेरुखी से रुख बदला, कांटों से चीर डाला मेरा जिगर। पवन ने बड़ी बेरुखी से रुख बदला, कांटों से चीर डाला मेरा जिगर। बहुत खूब। ये किसी कविता की पंक्ति, ये कहानी की ही 4 लाइनर है, इसी से कहानी स्टार्ट होती है। तो ये किसी कविता की पंक्तियां नहीं है। इन 4 पंक्तियों में मेरी जिंदगी की कहानी छुपी हुई है। देखा, वक्त ने मुझे कवि भी बना दिया। कितना अजीब होता है वक्त भी, इंसान को कहां से कहां ले जाता है। आज हर तरफ से निराश, हताश और उदास मैं डीआरएम महोदय के कमरे के सामने बैठा हुआ इंतजार कर रहा हूं कि शायद लाल बत्ती हरी बत्ती में बदल जाए और मुझे वो बस एक बार मिलने का मौका दे दे। आज मेरी आंखों के सामने धुंध ही धुंध छाई हुई है। मेरे लिए यह मुलाकात उस सूरज की किरण की तरह है जो जिंदगी को उम्मीद के दामन से तरबतर कर देती है। हो सकता है शायद आज मेरा भाग्य चमक जाए। नहीं,
पर शायद मेरा भाग्य उतना अच्छा नहीं है। लगता है ये लाल बत्ती आज भी लाल ही रहेगी और और मेरी उम्मीद धरी की धरी रह जाएगी। जब पलक खुलते ही उषा की झलक दिखने लगती है, तब ऐसा प्रतीत होता है कि सांझ कभी नहीं ढलेगी और निशा, उसका तो दूर दूर तक कोई सारोकार ही नहीं लगता। ऐसा ही कुछ मेरे साथ था। कभी मैं बहुत खुश था, दुख से मेरा कोई वास्ता नहीं था। जहां तक नजर जाती, खुशी ही खुशी नजर आती। यूं लगता जैसे सारा आसमान मेरी दुनिया हो और तारों रूपी खुशी मुझसे चिपक कर टिमटिमा रही हो। ऐसा नहीं था कि मेरे पास बहुत कुछ था, ना ही मैं बहुत बड़ा आदमी था, ना ही कोई मशहूर शख्सियत। मेरी तो बहुत छोटी सी दुनिया थी और मैं मेरी दुनिया में बहुत खुश था। आप सोच रहे होंगे मैं कौन हूं, है ना? इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं पर अपना परिचय नहीं दिया अभी तक। क्या बताऊं, इधर कुछ भुलक्कड़ हो गया। मेरा नाम मेरा नाम है लल्लन प्रसाद। मैं एक अति साधारण इंसान हूँ। मैं एक गेटमैन के रूप में रेलवे में कार्य किया करता था। मेरी जिंदगी भी अति सामान्य ही थी। नागपुर डिवीजन में एक छोटे से गांव बूटी बोरी में रहा करता था। मेरी ड्यूटी 10 घंटे की होती थी। जब भी ट्रेन आने का होता, मेरे पास फोन से स्टेशन मास्टर। लगता है नेटवर्क थोड़ा कमजोर हो रहा है। नीलम जी नीलम जी अभी वापस आएंगी, तब तक हाँ हाँ हाँ, वो 1 मिनट के लिए हो गया था, कुछ गड़बड़ हो गई थी। अब आवाज आ रही है ना? बिल्कुल जी बहुत अच्छी। अब आवाज आ रही है? बिल्कुल जी आ आ रही है रही है। नीलम जी, सॉरी आप सॉरी। तो नागपुर डिवीजन में मेरे एक छोटे से गांव बूटी बोरी में रहा करता था। मेरी ड्यूटी 10 घंटे की होती थी। जब भी ट्रेन आने का वक्त होता, मेरे पास फोन से स्टेशन मास्टर महोदय की सूचना आती। मैं ट्रेन के आगमन से पहले रेलवे फाटक बंद कर देता, ताकि सभी बड़ी बसें या कारें या कोई और गाड़ी फाटक पर रुक जाए और ट्रेन गुजर जाए। ट्रेन के गुजरने पर मुझे चौकस रहना होता था और ये चेक करना होता था कि ट्रेन में सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, तथा ड्राइवर महोदय व गार्ड महोदय को दिन के दौरान हरी झंडी और रात में हरा सिग्नल दिखाना होता। यदि कुछ गड़बड़ी होती तो लाल झंडी या लाल सिग्नल से ट्रेन को रोकना होता। यूं तो लाल बत्ती दिखाने का मौका बहुत ही कम आता था। मेरे साथ एक ही बार आया था, तो वो मुझे हिला कर रख गया था। वैसे सच बताऊं तो शुरू शुरू में मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब इतनी बड़ी बसों और कारों को मैं रोक देता। बड़ा मजा आता जब कार में बैठे बड़े बड़े रईस लोग मेरे पास आकर पूछते, भैया गेट कब खुलेगा? मैं घर आकर सबको कहानी सुनाता। फिर धीरे धीरे आदत हो गई। गर्मी हो या ठंडी, बारिश हो रही हो या सूखा पड़ा हो, मुझे अपनी नौकरी करनी होती थी। मेरा घर बहुत बड़ा नहीं था। एक छोटा सा 2 कमरों का घर था जो रेलवे ने ही मुझको दिया था। घर पर मेरी माँ, पिताजी, पत्नी और 2 बच्चे थे। सरकार इतने पैसे दे देती थी कि 2 जून का खाना सब अच्छे से खा लेते। बच्चों का भी मेरे पास के सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया था मैंने। बहुत होशियार तो नहीं थे बच्चे पढ़ाई में, बस यूं ही ठीक ठाक थे। जिंदगी बड़े मजे से चल रही थी। किसी चीज की मुझे कोई कमी नहीं थी। अपने घर के बाहर मैंने एक छोटा सा खेत बना रखा था, जिसमें हम सब्जी उगा लिया करते थे। खेत में थोड़ा बहुत काम पिताजी कर देते और बाकी जब भी रात की ड्यूटी होती, मैं दिन में कर देता। ताजा सब्जियां खाने में बड़ा ही मजा आता। मेरा बेटा हीरा, वो भी हमारी थोड़ी बहुत मदद कर देता। और मेरी मेरी बेटी शालू, वो भी कभी कभी पानी डाल देती।
यहाँ आज डीआरएम साहब के कमरे के आगे बैठे बैठे मुझे वो दिन याद आ रहा है जब मैं अपनी नौकरी के दौरान पहली बार मुख्यालय आया था। वो भी एक दिन था जब हर तरफ मेरे लिए तालियां गूंज रही थी, और एक आज का दिन है जब मुझे कोई नहीं पहचान रहा है। आप सोच रहे होंगे ना कि मैं मुख्यालय कैसे पहुंच गया। अरे, इसकी भी एक लंबी कहानी है। अब वक्त है तो सुना ही देता हूँ। वैसे भी ये कहानी याद करने से मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है। एक बार मेरी रात की ड्यूटी थी। ट्रेनें लगातार आ जा रही थी। सुबह के 3 बजे थे। ठंड के दिन थे और कपकपाहट की रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे एक दिन पहले हल्का बुखार और खांसी भी थी। 3 बजे का वक्त ऐसा होता है जब न चाहते हुए भी आंखें अनायास ही बंद होने लगती हैं। उस रात मुझे भी कभी कभी झपकी लग रही थी। मैं जानता था कि ये गलत है, और मैंने ठंडे पानी से अपनी आंखें धोई भी। तभी फोन की घंटी की आवाज आई। फोन उठाया तो स्टेशन मास्टर महोदय ने खबर दी कि मुंबई हावड़ा मेल पास होने वाली है। मैंने तुरंत गेट बंद कर दिया और सिग्नल लैंप लेकर खड़ा हो गया। लेकिन मुझे फिर से हल्का हल्का बुखार लगने लगा और जोरों की खांसी आने लगी। अचानक मुझे आभास हुआ कि ट्रेन में आग लगी हुई है। पहले मुझे लगा कि शायद मैं कोई सपना देख रहा हूं, परंतु उस धधकते अंगारे ने मुझे चौकन्ना कर दिया। ट्रेन का इंजन मेरे सामने से गुजर चुका था। मैंने तुरंत गार्ड को लाल बत्ती दिखाकर ट्रेन रोकने की कोशिश की, परंतु उसका ध्यान उस पर नहीं था। एक पल के लिए घबरा गया कि अब मैं क्या करूं। धधकती आग का मतलब था लोगों की जान खतरे में थी। तभी मुझे याद आया कि स्टेशन मास्टर को बता सकता हूँ। शायद मेरी इस जानकारी से वो कुछ कर सके। और हुआ भी यही। जैसे ही मैंने स्टेशन मास्टर को सूचित किया, उन्होंने तुरंत बिजली बंद करवाकर ट्रेन रुकवा दी। ट्रेन करीब 3 किलोमीटर दूर जाकर रुकी। मुझे याद आया कि वहां सिवाय घने जंगलों के दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। आबादी का तो सवाल ही नहीं था। ट्रेन में लगी आग ने मुझे परेशान कर दिया था। मैं उन लोगों के बारे में सोचने लगा जो ट्रेन में सो रहे होंगे। हो सकता है कुछ जख्मी भी हों। मेरा दिमाग बहुत तेजी से ये सोचने लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये तो मैं समझ ही गया था कि रेलवे से मदद मिलने में कुछ वक्त लगेगा। मैं पैदल ही गेट से करीब 1.5 किलोमीटर दूर तक गांव पहुंचा। गांव में 2 डॉक्टर थे। दोनों डॉक्टरों से मैंने मदद मांगी। एक्सीडेंट की बात सुनकर गांव के कुछ और युवक भी मेरी मदद के लिए तैयार हो गए। हम सब डॉक्टर साहब की कार में बैठकर दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। गांव वालों की मदद से कई लोगों को पोत से निकाला। जो जख्मी थे उनका डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया। वक्त पर डॉक्टरों की मदद मिलने की वजह से कई लोगों की जान हम लोग बचा पाए। कुछ देर के पश्चात रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी सारे इंतजाम के साथ एक्सीडेंट स्थल पर पहुंच गए, और तब कहीं जाकर मुझे राहत मिली। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस घटना का वर्णन क्यों कर रहा हूँ। यूं तो इस घटना का बहुत छोटा सा ताल्लुकात है। जो इस कड़ी को इस घटना को मेरे आज से जोड़ती है, वो है इस घटना के उपरांत रेलवे अफसरों द्वारा की गई मेरी भरपूर प्रशंसा। कैसे बताऊं मुझे कितनी खुशी हुई थी जब सारा कार्य खत्म होने के पश्चात डीआरएम साहब ने खुद मुझसे हाथ मिलाया और मेरी पीठ थपथपाई। मैं तो इतने बड़े आदमी से मिलने में ही डर रहा था। उनके द्वारा इस तरह सराहे जाने पर मुझे बड़ी ही प्रसन्नता हुई। मैंने सोचा था कि घर जाकर मैं सबको ये बात बताऊंगा, पर ये क्या, खबर तो मुझसे पहले ही मेरे घर पहुंच चुकी थी। मेरी गैंग के अन्य लोगों ने घर में ये बात बता दी थी। दोनों बच्चे ने मुझे गले लगा लिया। कुछ देर में खबर सारे गांव में फैल गई और सबने मुझे बहुत शाबाशी दी और प्रशंसा करी। मेरे अधिकारी मुझसे मिलने खास तौर पर मेरे घर आए, और मेरे असिस्टेंट साहब ने उन्होंने तो मेरी पत्नी के हाथ का बना हुआ खाना भी खाया। उन्हें अपने अफसर होने का बिल्कुल भी गर्व नहीं था। बच्चों से भी उन्होंने बहुत बात की। तो मुझे एक दिन मुख्यालय बुलाया गया और बताया गया कि मुझे डीआरएम साहब से अवार्ड मिलने वाला है। मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उस सम्मान समारोह में परिवार वाले भी आ सकते थे, और मैं सबको साथ लेकर ही गया था। डीआरएम साहब के हाथों से
मुझे 5,000 रुपए का पुरस्कार एवं सर्टिफिकेट दिया गया। मेरी पत्नी और बच्चे भी ये देख खुशी से झूम उठे। आखिर मुझ जैसा अनपढ़ आदमी तो इसी बात से खुश था कि रेलवे में नौकरी मिल गई है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी इतना बड़ा सम्मान भी मिलेगा। गांव वापस पहुंचकर मैंने पाया कि मैं तो वहां का हीरो बन गया हूँ। और उसके बाद से सब मुझे बड़े ही आदर भाव से देखा करते। खुशी कुछ इतनी ज्यादा मिल गई थी कि मुझे उस वक्त मैं बड़े ही रंगीन ख्वाब देखने लगा था। क्या क्या सोचने लगा, ख्वाब सजाने लगा। मैं गैंगमैन से मिस्त्री बन गया हूँ और फिर जूनियर इंजीनियर। वापस धरातल पर आने में मुझे बहुत वक्त लगा। वो भी तब आया जब मुझे समझाया गया कि सरकारी नौकरी में सब एक समान होते हैं और मुझे प्रमोशन कार्य पे नहीं, वरिष्ठता पर मिलेगा। खैर, जिंदगी फिर से अपनी रोजमर्रा में ढल गई और मैं फिर से गुमनाम किंतु संतोषप्रद जिंदगी जीने लगा, बिल्कुल वैसे जैसे मैं पहले जिया करता था। मुझ पर कोई विपदा आएगी ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। खैर, होनी को कौन टाल पाया है भला। फिर मैं तो एक अति साधारण इंसान। मेरे साले की शादी थी और साला भी इकलौता ही था। मेरा बेटा हीरा और बेटी शालू बहुत खुश थे कि घर में मामी आएगी। एक दिन तो उन्होंने हद कर दी। 500-500 रुपए के कपड़े खरीद लाए। नहीं, इतने महंगे कपड़े खरीदे जाते हैं भला। पर उनका इकलौता मामा था और मैं कुछ भी नहीं कह पाया। हम चारों बस में बैठकर बुल्ढाना की ओर निकल पड़े। उस समय मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि लौटते वक्त हम तीन ही लौटेंगे। शादी में बड़ा मजा आया हम सबको। दुल्हन के घर वालों ने बहुत अच्छा ख्याल रखा था। बड़े ही अच्छे लोग थे वो। मेरे दोनों बच्चों को तो सर पर चढ़ा कर रखा था। जो फरमाइश करते वो पूरी हो जाती। मामा के साथ दोनों घोड़े पर भी बैठे। बारात वापस घर में लौटकर आई। जो पड़ोसी बारात में नहीं आए थे वो घर में नई दुल्हन से मिलने के लिए उमड़ पड़े। मेरे दोनों बच्चे भी वहीं थे। हीरा तो अपनी मामी के पास से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। और शालू, उसने तो मामी की गोद में चढ़कर उसकी महंगी साड़ी की रेड़ मार दी थी। मामी ने पीने के लिए पानी मांगा तो दोनों बच्चों में होड़ लग गई कि कौन लाएगा। आखिर दोनों को मामी बहुत पसंद थी ना। दोनों ही मैं कहते हुए दौड़ पड़े। काश मैंने हीरा को भी पानी लेने के लिए जाने दिया होता। पर ये जाने मुझे क्या सूझी, मैंने उसे अपने लिए पान लेने के लिए भेज दिया। बड़ी गंदी आदत लग गई थी मुझे पान खाने की। कार्यस्थल पर साथियों ने ये आदत लगा दी थी। चालू अपनी मामी के लिए खुशी खुशी पानी लेने के लिए भागी और हीरा मेरे लिए पान लाने। महाराष्ट्र में शादी के पश्चात उठाने का कार्यक्रम होता है, जिसमें विवाहित स्त्रियां अपने पति का नाम कविता की पंक्तियों में लेती हैं। एक एक करके सभी विवाहित महिलाओं ने अपने अपने पतियों के नाम लिए। जब मेरी पत्नी की बारी आई, वो ऐसे शर्माई जैसे हमारी नई नई शादी हुई हो। उसे यूं शर्माता हुआ देखकर मुझे बड़ी हंसी आई। उसके पश्चात नई दुल्हन को बोला गया कि वो अपने पति का नाम ले। उसका तो बुरा हाल था। बहुत देर तक बस लजाती ही रह गई। हम सब इसका मजा ले रहे थे और थोड़ा बहुत छेड़ भी रहे थे। इस समय बड़ा ही आनंद आ रहा था। यूं तो खाने का कार्यक्रम महिलाओं के बीच ही होता है, पर हम सब जबरदस्ती घुस गए थे। इतने में हीरा पान पान लेकर आ गया। अचानक मुझे याद आया कि शालू को पानी लेने बहुत देर पहले भेजा था। जाने वो अभी तक क्यों नहीं आई। ये सोचते हुए मैंने अपनी पत्नी को उसे देखने के लिए कहा। वो बड़ी ही परेशान और हतप्रभ लौटी। उसने शालू को सारे घर में खोज लिया था, पर वो कहीं नहीं मिली थी। कहीं बाहर तो नहीं चली गई। ये सोचकर मैंने पूरा गांव ढूंढवा लिया, पर शालू नहीं मिली। हम सब परेशान थे। मामला लड़की का था। सारे बुरे ख्याल चारों ओर मच्छरों की तरह भिनभिनाने लगे। समाचार पत्रों में पड़ी कहानियां परेशान करने लगी। वैसे
अब ये समस्या सिर्फ मेरी नहीं थी, ये सबकी समस्या हो गई थी और सब ही उसे ढूंढ रहे थे। और फिर बुल्ढाना में कभी कोई ऐसी वारदात हुई नहीं थी, पर बाप होने के नाते डर तो लगता ही है ना। मैं तो खुद डरा हुआ था ही, पर मेरी पत्नी मुझसे ज्यादा डरी हुई है, ये देखकर मैंने कुछ नहीं कहा और उसकी हिम्मत बांधता रहा। वो जोरों से रो रही थी और नई दुल्हन डर के मारे कांप रही थी। आखिर उसने ही तो भेजा था ना शालू को पानी लेने। हम सब ने नई दुल्हन को समझाया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और चालू जल्द ही मिल जाएगी। उस वक्त हम सब आंगन में पड़ी चारपाइयों पर बैठे थे। सबको प्यास लगी हुई थी। मटकी का पानी खत्म हो चुका था और मेरी सास ने कुएं में पानी निकालने के लिए बाल्टी ढूंढनी शुरू की, पर वो कहीं नजर नहीं आई। पता नहीं हीरा के मन में क्या सूझी, वो कुएं में झांक कर देखने लगा। अचानक उसकी एक भयंकर चीख निकली और वो बेहोश हो गया। कुएं में खून के बीच शालू का शरीर। जैसे ही मैंने कुएं में झांका, मैं तो अपना आपा ही खो बैठा। आज भी वो दृश्य याद आता है तो मैं पागल हो जाता हूँ। तब तो मैं भूल ही गया मैं कौन हूँ। बस मुख से एक ही बोल निकलता, चालू, चालू, चालू। बेटी की मौत की खबर को बर्दाश्त करना इतना आसान भी तो नहीं होता ना। मैं पागल हो गया था। ऐसी हालत में कितने दिन, कितने हफ्ते और कितने महीने बीते मुझे कुछ याद नहीं। वो तो मेरी पत्नी और मेरे बेटे हीरा का कमाल था कि मैं आज एक बार फिर इंसान की तरह सोच पा रहा हूँ और आपसे बातें कर पा रहा हूँ। वो मुझे पकड़कर अस्पताल ले गए और मेरा इलाज करवाया। कई महीनों तक दवाई चली, तब जाकर मैं संभल पाया। बस अभी इस वक्त जिस दोराहे पर खड़ा हूं, उससे मुझे लगता है कि इस दुनिया में लौटने का कोई लाभ नहीं हुआ। होश में आकर तो लगता है कि मैं बेहोश ही भला था। कम से कम पता तो नहीं चलता कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। चालू की माँ मुझे उस दुनिया से तो वापस ले आई, पर मैं अपने आप को बड़ा मजबूर पा रहा हूँ कि उसे 2 जून का खाना भी नहीं खिला सकता। चालू की माँ तो फिर भी बर्दाश्त कर लेगी, पर मेरे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा? और हीरा, हीरा के मुरझाए हुए चेहरे को देखकर रुलाई फूट पड़ती है। पैसे के अभाव में उसकी पढ़ाई भी छूट गई। हाँ, आपने सही समझा, मेरी नौकरी छूट गई। जब इलाज के बाद मैं आखिर होश में आया और कार्यस्थल पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि मेरी अनुपस्थिति की वजह से चार्जशीट मिल गई है। मैंने सफाई पेश करने की पूरी कोशिश की, पर देर हो चुकी थी। जब तक जितने भी पुराने साहब मुझे जानते थे, उनका स्थानांतरण हो चुका था और नए साहब मुझे जानते नहीं थे। उनके लिए मैं हजारों में से एक गैंगमैन था। मैं डीआरएम साहब से कहना चाहता हूँ, आप पर मुझे बहुत भरोसा है साहब। कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा और कहा जाता है कि डीआरएम भगवान तुल्य है। डीआरएम साहब, आप तो 20 बरस हो गए हैं रेलवे की नौकरी करते हुए। किसी भी अन्य कार्य में असमर्थ हो चुका हूँ। लोग शायद मुझे निकम्मा ही कहें, खास पढ़ा लिखा भी नहीं। समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे वापस नौकरी पर नहीं लिया गया तो कहाँ जाऊंगा। डीआरएम साहब, मेरी जिंदगी में कभी इससे पहले कभी मैंने कोई नागा नहीं किया था। क्या आप मुझे माफ नहीं करोगे? मैं आप ही में नहीं था साहब। कैसे बताऊं आपको? मेरी शालू, मेरी प्यारी बेटी शालू दुनिया से चली गई है साहब। देखिए ना, सब कहते हैं कि छुट्टी के बारे में बताया क्यों नहीं, लिखित अर्जी क्यों नहीं दी। साहब, ऐसी हालत में मैं किसको बताता और क्या बताता, आप ही सोचिए। शालू की माँ, वो भी तो पढ़ी लिखी नहीं थी और कुछ नहीं जानती थी। डीआरएम साहब, मेरे साहब लोग तो बदल गए हैं, पर आप तो वही है ना। क्या आप भी भूल गए कि उस दिन जब मैंने ट्रेन दुर्घटना में सबकी मदद की थी, आपने मुझे कितना सराहा था? क्या आपको याद है आपने मुझे इनाम भी दिया था? आपका चेहरा जब जब मेरी आंखों के आगे आता है, मुझे विश्वास होने लगता है कि आप बहुत नेक दिल इंसान हैं और मेरी मदद जरूर करेंगे। बस मुझे एक मौका दे दीजिए, बस एक बार मुझसे मिल लीजिए साहब। मैंने अपनी अर्जी आपके सेक्रेटरी को दे दी है, उससे कहा है कि जब बत्ती हरी हो जाए तब आप मुझे बुला लेंगे।
इसी बत्ती पर आस लिखी है साहब। साहब मैं कोई नागा नहीं करूंगा साहब, कभी कोई भूल नहीं करूंगा साहब। मुझे बुला लीजिए ताकि मैं आपके सामने रख सकूं अपनी बात। प्लीज मेरी मेरी बात सुन लीजिए साहब, प्लीज, बस एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। तो ये थी बहुत मेरी ही कहानी। बहुत ही सिर्फ मार्मिक, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कहानी। और हम खो गए थे कि हम यहाँ हैं या उस जगह है जहाँ ये कहानी चल रही है। इसमें बहुत सारे पहलू आपने लिए नीलम जी, जो मानवता से शुरू किया और इतना मार्मिक इस पर आके ये कहानी खत्म हुई कि मुझे लगता है थोड़ा समय लगेगा इससे हमें भी निकलने के लिए। बहुत सुंदर कहानी आपने लिखी है, बहुत सुंदर। मैंने शांत रस में ये कहानी इसलिए इस कहानी का चयन किया था कि यदि आदमी शांत दिल से सोचे तो सामने वाले के दिल में क्या गुजर रही है या उसकी जिंदगी में क्या गुजरी है, ये हम तभी समझ पाते हैं। यदि हम शांत दिल से किसी की बात नहीं सुने, नहीं समझे, तो उसके साथ क्या गुजरी ये हम समझ ही नहीं पाते और अक्सर गलत निर्णय ले लेते हैं। तो मन की शांति, जहन की शांति, चित्त की शांति होना बहुत जरूरी है जिंदगी। बहुत सुंदर संदेश भी बहुत गहरा है। और पहले पार्ट में तो लग रहा था कि हम रेलवे में पहुंच गए, जो आपने वर्णन किया और धीरे धीरे वापस आते आते थोड़ी देर तो मुझे वो सारा सीन दिखने लगा था कि क्या चल रहा है। लेकिन फिर जो कहानी ने जो पलटा खाया और रुख बदला तो वो इतना मार्मिक हो गया कि वापस लगने लगा कि क्या है जिंदगी और कैसे इंसान बदलता है, क्या-क्या हालात होते हैं उसके पीछे जो परेशानियाँ आती हैं। तो बहुत सही आपने कहा। मनोज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मनोज? Actually, when I was listening to this story, that it was a kind of mild roller coaster, with not so many turns, but there was very seamless transition in this story. First half was having so much good things which were making smile on my face, and the second half was indeed very heart touching, and it was not looking dramatical also. And the second thing which I actually liked was with passion and with the way Neelam was actually presenting this story. So I was seeing her gestures, and they were actually in line with the story, the flow. And I really adored the way she expressed herself. So when I was reading her introduction there, I actually read that she loves acting. Indeed, she is having that inherent quality of a good acting. So thanks, Nilamji, for this wonderful story. Anything you want to share, say to us before I read a vote of thanks? No, it कुछ was very nice medium. I'd not rendered a complete story before, so this was the first time I was rendering it online. So I'm really happy that I was able to carry my voice and the voice of thousands of people across the globe who face problems to so many viewers. Thank you so much. थैंक यू नीलम। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है आप हमारे साथ हैं यहाँ मंच पर। तो एक दो पंक्तियों से इसको हमारा जो सेशन है हम विदाई तो लेंगे, लेकिन मन नहीं है फिर लेना पड़ेगा समय के हिसाब से देखते हुए। आकाश के चमकते आफताब रहना, आकाश के चमकते आफताब रहना, आने वाले कल की बुलंद आवाज लेना, आवाज रहना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद नीलम, आप आए और आपने अपनी कहानी सबके साथ शेयर की। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मनोज और अनीता, बहुत अच्छा लगा जुड़ने के लिए। फिर मिलेंगे। शब्बा फिर खैर। मिलेंगे। Different thanks to Neelam ji for sharing this heart-touching story. Gratitude to Anita ji for being with us today. I also want to extend a special thanks to our audience who are patiently listening to our story. So the recording of this storytelling session will be uploaded on our official YouTube channel very soon. Thank you all for your presence and participation. Bye. थैंक यू। Bye. बाय।